Good afternoon. Exercise 2 probability 11 to 15. Any doubt? इलेवन टू 15 11th में कैलकुलेशन कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि AD माइनस BC इवन का मतलब है AD प्रोडक्ट इज ऑड, BC प्रोडक्ट इज ऑड। तो AD ऑड आने के लिए बोथ ऑड होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बोथ ऑड की प्रोबेबिलिटी ये हो गया। इसी तरह से B एंड C को भी बोथ ऑड होना पड़ेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी भी हाफ इंटू हाफ, क्योंकि देख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ इवन दे आर इक्वल। ठीक है ना। अब AD प्रोडक्ट इवन, अब इवन पर मुझे लगता है कि तुमने केसेस बना लिए है ना कि AD इवन के लिए वन इज ऑड वन इज इवन, बोथ आर ऑड। उसके बजाय वन माइनस AD प्रोडक्ट इज ऑड क्यों नहीं कर लिया? मानते हो AD प्रोडक्ट ऑड ये लिखा हुआ है। आई थिंक दिस इज द प्रोबेबिलिटी AD इज इवन। आई थिंक सेम BC इज इवन। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 इजी यार, 10 बार बोल दिया मैंने। इफ x इज देयर y इज देयर एंड xy इज देयर फैक्टर, तो इससे x y के ना वैल्यूज निकल आते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर xy निकाल लेना, और एक बार xy ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्रोबेबिलिटी भी लिख लोगे। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं, है ना। 12th नहीं बताऊंगा। 12th में मोस्ट प्रोबेबली तुमने टोटल बेस गलत लिख दियो। पॉलीगन फॉर्म का मतलब है यूजिंग 9 पॉइंट्स, तो टोटल बेस तो पॉलीगन फॉर्म कर दो। 9 वर्टिसेस सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, व्हेन नो वर्टेक्स सेलेक्टेड, व्हेन वन वर्टेक्स सेलेक्टेड पॉलीगन बनेगा ही नहीं, व्हेन टू वर्टेक्स सेलेक्टेड बाकी सारे केसेस में पॉलीगन फॉर्म हो जाएगा। और ऊपर मुझको चाहिए फेवरेबल कि एटलीस्ट वन ब्लू, तो वन माइनस ऑल रेड, है ना, ऑल रेड। तो ऑल रेड तो ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, इफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, इफ पेंटागन इज फॉर्म्ड। मेरे ख्याल से इसके आगे ऑल रेड का केस आएगा ही नहीं। अप टू 15 डन। 14 में बताया तो था मैंने कि जब भी डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो, अब मैं ओरल डिक्टेट करूंगा कि x और y पर केसेस 8k प्लस 1 से 8k प्लस 7, सबका क्यूब करके देख लो। तो मेरे ख्याल से क्यूब में ये जितने इवन वाले हैं इस पर तो दिमाग ही मत लगाओ, ये सब 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब यहां पर तुम करते जाओ, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 3 का क्यूब 27 मतलब प्लस 3 ही आएगा बस। ठीक है, तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी कि या तो दोनों 8 लैम्डा फॉर्म के हो क्यूब, तो क्यूब 8 लैम्डा फॉर्म का मतलब है 4 फेवरेबल, क्योंकि ये इक्वली लाइकली केसेस हैं। तो 4 फेवरेबल, अगले के लिए भी 4 फेवरेबल, एंड टोटल तो समझ ही रहो 8 इंटू 8। या फिर अगर एक +1 फॉर्म है तो अगला +7 फॉर्म होना चाहिए। तो यहां पर तुम देख लो कि सर एक ही केस है जो +1 के फेवरेबल है, और वो है ये। और इसी तरह से +7 का फेवरेबल से वो लास्ट मिलेगा, तो 1 इंटू 1। लेकिन 1,7 और उल्टा कर लो 7,1 और 3,5 5,3, बस मेरे ख्याल से इतने ही होंगे इंटू 4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। कुछ लोग समझ गए?
16 to 21, any doubt? ट्वेंटी एंड 21, 20, 20 तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा 21 है ना, 20 तो खुद कर लेना। मैच बिटवीन टू प्लेयर्स ए एंड बी, हु फर्स्ट विन्स 2 games, A's चांस ऑफ विनिंग। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ विन, नंबर ऑफ लूज। मैं W यूज कर रहा हूं A के विन के लिए, और जब लूज आएगा L, तो इसका मतलब है अगला प्लेयर विन कर गया, ठीक है। तो A विंस, तो 2 W होने चाहिए बिफोर 2L। मतलब L पर तुम सोच सकते हो कि 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर देर इज नो L और देर इज 1 L, ठीक। तो अच्छा प्रॉब्लम था, इसको ऐसे सोचो, देर विल बी नंबर ऑफ टाई, कि सर मुझे नहीं पता कितने मैचेस हुए, तो जितने भी मैचेस हुए उसमें विन लूज टाई। तो टाई पर दिमाग मत लगाओ, सिर्फ विन लूज पर दिमाग लगाओ। मानते तुमने मुझसे अभी भी कहा कि सर 0 लूज या 1 लूज, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा कि देर आर ओनली 2 मैचेस इन विच मुझे कुछ रिजल्ट मिला, देर इज सर्टेन रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब समझ रहे हो, विन या लूज। तो या तो तुम्हारा जो मैच है उसमें 2 ऐसे गेम हुए होंगे विच गेव सम रिजल्ट, ठीक। और यह हो सकता है 3 ऐसे मैच होंगे विच गेव सम रिजल्ट। 4 मैच हो ही नहीं सकते, कि सर 4 मैच कैसे हो सकते हैं, क्या 3 विन और 1 लूज? ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि 2 विन आने पर तो मैच खत्म हो जाता है। तो क्या मैं 2 विन 2 लूज बोलूं? ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों 2-2 हो ही नहीं पाएंगे, उसके पहले ही मैच खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोग समझ पाए मेरी बात को। तो आइदर मैच एंडेड विथ 2 रिजल्ट गेम्स और मैच एंडेड विथ 3 रिजल्ट गेम्स। अगर 2 रिजल्ट गेम है, रिजल्ट, तो इसका मतलब है रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टाई की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी हुई है, 1/6। तो रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो गिवन दैट देर आर 2 रिजल्ट गेम्स, या फिर गिवन दैट देर आर 3 रिजल्ट गेम्स। नाउ आई विश कि 2 रिजल्ट मैच है एंड ए विन। तो अगर सिर्फ 2 मैच में कुछ रिजल्ट आया है और ए जीतेगा, तो वो दोनों W होने पड़ेंगे, समझ गए। तो विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, विन की प्रोबेबिलिटी है हाफ, हाफ इंटू हाफ। अगर 3 मैचेस में कुछ आउटपुट आया है, मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर के मैचेस है, आई डोंट नो, मे बी फर्स्ट, मे बी 15th, मे बी 38, ठीक, कि सर 38 मैचेस में जाकर के गेम खत्म हुआ। तो मैं इन 3 मैचेस के बारे में जानता हूं आपस में, कि ये जो 3 मैच जिसमें आउटपुट आया है ना, उन तीनों में जो आखिरी है, आखिरी, उसको विन होना पड़ेगा। डोंट से कि सर शुरू के 2 में विन आ गया, क्योंकि अगर शुरू के 2 में विन आ गया तो तुम तीसरे मैच तक जा ही नहीं पाओगे। कुछ लोग समझ गए। तो आई थिंक 2 विन 1 लूज, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा रहा हूं, 2 विन 1 लूज। लेकिन नंबर ऑफ केसेस विच मैच इज ए विन विच इज अ लूज, 2C1 वे, क्योंकि ये तो तुमने विन बोल दिया, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी, समझ गए ना। फर्स्ट मैच, 7th मैच और 38th मैच। तो 38 तो विन हो गया, लेकिन फर्स्ट और 7 में WL या LW। कुछ लोगों को बात समझ आई, ठीक। अच्छा प्रॉब्लम था। संभव है कि किसी ने इस प्रॉब्लम को इस तरह से किया कि मैं नंबर ऑफ मैचेस कुछ मान लेता हूं, सपोज देयर आर n मैचेस, मान लो,
ठीक, n इज एनीथिंग। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सर n-2 टाई एंड 2 विन, या फिर n-3 टाई 2 विन 1 लूज। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। तो अब तुम तो जानते हो मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करूंगा। टाई 1/6 पावर विन 1/2 स्क्वायर। n मैचेस में लास्ट मैच तो विन हो गया, और जो फर्स्ट n-1 है उसमें नंबर ऑफ केसेस n-1 वेज, n-1 C1। आराम से सोचना ऐसा क्यों। ठीक, ये सारी पॉसिबिलिटी हो गई ओवर दिस। इसमें जिसको थोड़ी सी भी अकल है वो कहेगा सर n की मिनिमम वैल्यू कैन बी 2 विन नो लूज, और ये पूरा इनफाइनाइट तक जा सकता है कि देयर कैन बी इनफाइनाइट मैचेस। और दिस केस पावर n-3 हाफ स्क्वायर 1/3, लास्ट मैच इज ए विन, और 1 लूज 1 विन इन n-1 मैचेस, n-1 n-2। फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर दिया ना मैंने। तो n विल बी मिनिमम 3 टिल इंफिनिटी। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज आंसर टू योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। अब जिनको हॉलैंड नाइट याद है कि सर ऐसी प्रॉब्लम को तो वो जो कॉमन रेशियो होता है, जो टर्म मल्टीप्लाई होती है सीरीज की हर टर्म में, उससे मल्टीप्लाई करके घटा के करना सिखाया जाता है हमको। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए लोग 1/6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके करते हैं। कुछ लोगों को आज भी याद होगा कि हाँ सर 11th क्लास में कुछ पढ़ाया तो था। इस सीरीज को भी 1/6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके, है ना। इसमें शायद एक ही बार में हो जाएगा, इसमें 2 बार में होगा। इसको एजीपी कहते हैं, इसको नॉट एजीपी कहते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों को याद होगा कि सर वो एक डायरेक्ट मेथड होता है ना डिफरेंशिएट करके, कि सिग्मा एक्स की पावर आर लीजिए, आर 0 से इंफिनिटी, इसे मैं पढ़ा चुका हूं। 1/1 - x डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एजीपी आ जाएगी, है ना। आर एक्स की पावर आर -1, ये मेरे ख्याल से आर एक्स की पावर आर -1 ही लिखा हुआ है। जो थोड़ा सा ब्रॉड सोचेगा कि सर इसको आर लिखिए, इसको आर -1 लिखिए, और यहां आर 1 से इंफिनिटी लगा दीजिए, एक ही बात है। बाद में x को 1/6 डाल देना, ठीक है ना। और फिर इसी आर एक्स की पावर आर -1 को अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा आर -1 आर एक्स की पावर आर -1 बोल रहा ना मैं, तो r इंटू आर -1 आ जाएगा, x की पावर r -2। तो जो समझदार हैं वो लोग कहेंगे कि यही तो है सर, ये r इंटू आर -1 पावर r -2 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है ना। पूरा सॉल्यूशन बता दिया, अब कर लो। पूरा बता दिया, ठीक है ना। पूरा मेथड ओरली बता दिया। 17th प्रॉब्लम में m+n टाइम्स एटलीस्ट m कंसेक्यूटिव हेड, एटलीस्ट m। तो इसको मैंने केसेस में किया। स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग आई गेट कंसेक्यूटिव m हेड्स, m, और इसके आगे मैंने तुमको फ्री छोड़ दिया, एनीथिंग यू गेट। तो अगर ये भी हेड आ गया, ये भी हेड आ गया, तो तुमको मोर देन m भी मिल सकते हैं। समझ गए। अब मैंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, कंसेक्यूटिव m, यहां मैंने तुमको फिर फ्री छोड़ दिया, तो मोर देन m कंसेक्यूटिव, लेकिन मैंने एंश्योर किया कि दे बिगिन फ्रॉम सेकेंड प्लेस। अब जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे सर यहां पर आप एनीथिंग मत कहिएगा, क्योंकि एनीथिंग अगर बोला मैंने तो मान लो यहां h आ गया, तो इस केस
के नंबर ऑफ वे और यहां पर मुझे कॉमन वेज मिल जाएंगे कि सर यहां भी आपका h से बिगिनिंग कंसेक्यूटिव m आएगा, यहां भी h से बिगिनिंग, है ना। अरे यहां भी एक h रख देना भाई, और यहां पर h से शुरू करके। तो अगर तुम चाहते हो कि कॉमन केसेस ना हो इन दोनों में, तो तुमको बोलना चाहिए कि सर यहां पर एक टेल डाल दीजिए। अब गारंटी m और मोर कंसेक्यूटिव हेड में इन दोनों में कोई कॉमन केस नहीं होंगे। नाउ आई सेड इसी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड एटलीस्ट m कंसेक्यूटिव, मोर देन m भी अलाउड। नाउ डोंट से कि सर यहां पर दोनों को टेल बोलिए, नहीं, एक टेल बोलना बहुत है। उसको होने दो ना बेचारे को, हेड या टेल होने दो, क्या दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरह से जो मैं केसेस बना रहा हूं उनमें कॉमन पॉसिबिलिटीज नहीं है। देयर इज नो कॉमन पॉसिबिलिटी, देयर इज नो कॉमन पॉसिबिलिटी, है ना। बस अब तो तुमको एक आइडिया समझ में आ गया कि मैं क्या रहा हूं। इस तरह से करते हुए लास्ट m कंसेक्यूटिव बिफोर इट वन टेल एनीथिंग। अब यहां पर एक मोमेंट के लिए तुम्हारे दिमाग में बात आ सकती है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं ये m कंसेक्यूटिव हेड हो, है ना, तो ये इसके केसेस ऊपर के केसेस से कॉमन हो जाए। लेकिन तुम क्वेश्चन में पढ़ो, है ना, मानते हो ये nth है नंबर, दिस इज nth प्लेस, तो ये जो प्लेसेस हैं दे आर n इन नंबर। तो क्वेश्चन में पढ़ो, वहां लिखा हुआ है n लेस देन m लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर m कंसेक्यूटिव हेड होने के चांसेस हैं ही नहीं। तो ये जितने केस बने हुए हैं इनमें आपस में कोई कॉमन केसेस नहीं है। बस अब तो प्रॉब्लम खत्म कि सर इस केस का आंसर 2 की पावर m, इस केस का आंसर 2 की पावर m+1, एंड सेम वे हियर ऑल्सो 2 की पावर m+1। आराम से सोचना क्यों। 2 की पावर m+1। तो बस लोग समझ गए कि सर ये 2 की पावर m+1 कितने केसेस हैं, ये दे आर n इन नंबर, टेल एट फर्स्ट, टेल एट सेकेंड, टेल एट nth। था ना इजी क्वेश्चन। ठीक से पढ़ करके जाओ भैया ना, सब क्लास के किए हुए आइडियाज से मिलते जुलते क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हो, चाहे वो एडवांस्ड हो चाहे वो मेंस हो, है ना। क्वेश्चन सेम नहीं आता है लेकिन आइडियाज मैचिंग आते हैं कि यार हमने कभी ना कभी ये आइडिया अप्लाई किया था। 18 क्वेश्चन को तो तुम लोग डीपीपी में ढूंढना, यार ये क्वेश्चन कहीं देखा हुआ सा फील हो रहा है ना, तो आई विल नॉट टेल, वरना क्या होगा एग्जाम में आने के बाद भी तुमको पता नहीं पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ आ गया था, है ना। तो उससे बेहतर है कि एग्जाम के पहले ही अपन प्रिपेयर हो जाए। नहीं, तो थोड़े से 5 डीपीपीज दिए थे ना, उनमें ढूंढना कहीं ना कहीं वी हैव डन इट। ओके, एक्सरसाइज 3 भी करनी थी ना। फर्स्ट 5 ओनली, क्वेश्चन नंबर 2, 4 कार्ड्स एग्जैक्टली 1 पेयर। एग्जैक्टली 1 पेयर का मतलब समझ गए ना कि सर देयर आर 2 9s एंड देयर इज 1 जैक एंड देयर इज 1 3। इसी को कहेंगे ना एग्जैक्टली 1 पेयर। गलत तो नहीं कहा ना मैंने, एग्जैक्टली 1 पेयर, है ना। तो मेरे ख्याल से देयर आर 13 डिनोमिनेशन, है ना, 2 से लेकर जैक क्वीन किंग एस 13। तो यू फर्स्ट डिसाइड डिनोमिनेशन कि विच डिनोमिनेशन अलाइक। अरे 2 अलाइक 2 डिफरेंट, 13C1 ऐसे क्वेश्चन पीएनसी में बहुत किए। 13C1 ये 2 अलाइक है। तो अब एक काम करो, ये तो तुमने डिनोमिनेशन बताया है कि सर ये मैं 9 लेने जा रहा हूं, तो 2 9 ले लो,
4C2. I think two alike are selected. Now, two different 12C2, दोनों के डिनोमिनेशन डिसाइड कर ली ना कि किस डिनोमिनेशन के, लेकिन अब दोनों डिनोमिनेशन का एक एक कार्ड लो, 4 ways 4 ways. मेरे ख्याल से हो गया आंसर. डिनोमिनेटर खुद फिल कर लेना. इतना इजी प्रॉब्लम था नहीं. अप टू 5 डन. सही है. डन. हाँ, 15 क्वेश्चन के बस मैं इतना ही हिंट दूंगा एक्सरसाइज 2 के कि एस्केप होने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी शूट करने की दी हुई है. R इक्वल टू 2a पर, R इक्वल टू 3a पर, अप टू na तक. तो तुम एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि odds against the hunter he escapes, तो एनिमल एस्केप्स की प्रोबेबिलिटी एनिमल हिट होने की चाहते हो ना तुम कि एनिमल हिट हो जाए, तो एनिमल हिट हो जाए के बजाय तुम 1 माइनस एनिमल हिट की बात कर रहा हूं, वो 2a पर हिट होगा या 3a पर हिट होगा. तो बहुत केसेस बनेंगे कि सर वो 2a पर ही हिट हो गया, या 2a पर नहीं हुआ 3a पर हो गया, या 2a पर नहीं हुआ 3a पर नहीं हुआ 4a पर हो गया. तो उसके बजाय एक काम करो ना, 1 माइनस ही इज नॉट हिट एट 2a एंड 3a एंड 4a अप टू na. वो किसी में हिट नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस कर दोगे ना. तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तुमको प्रोडक्ट निकालना आता होगा. चाहो तो ए को तुम कुछ के ए लिख दो ना, के ए. खैर आर भी तो आर ए लिखा हुआ है. आर को के बोल रहा हूं मैं, के ए. आर इज इक्वल टू के ए. तो के की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम 2. तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर का प्रोडक्ट. सही है. अब मैं मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने लिमिट्स में और मैट्रिक्स में ये सेम आइडिया आ चुका है, आई रिमेंबर. ठीक, तो ये प्रोडक्ट का आइडिया मैं पहले भी बता चुका हूं. तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर का प्रोडक्ट, के गोइंग फ्रॉम 2 से n को 1 माइनस कर देना, ये जो भी प्रोडक्ट आया. ठीक है ना. तो हिट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. मैंने तुमको, या नॉट हिट की निकाल दो ना सर, नॉट हिट की निकाल दो, हटाओ. नॉट हिट से हम ऑड अगेंस्ट में पहुंच जाएंगे. एनिमल इज नॉट हिट, तो दैट इज ओनली 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर का प्रोडक्ट. पेपर 2 क्विकली. पेपर 2 कंपैरेटिवली काफी आसान था देन पेपर 1, है ना. तो इसमें लगभग नहीं पूछोगे तुम. इंटीजर 1 to 6, इंटीजर नो डाउट. अरे बेकार है, जो लैंग्वेज लिखी कर देना, आ जाता है उससे. ठीक है ना. 3 में भी जो लैंग्वेज लिखी है वो करने से आ गया था. जो बहुत टफ क्वेश्चन तुम पूछोगे वो नहीं बताऊंगा. ठीक है, कि तुमने 2 बहुत ज्यादा चैलेंजिंग पूछ लिया, तुमने 3 बहुत ज्यादा चैलेंजिंग पूछ लिया. ठीक, बस इससे ज्यादा हिंट की जरूरत नहीं है कि एबीसीडी के पोजीशन वेक्टर मान लिए थे मैंने. ए को ओरिजिन, बी को बी, सी को सी, डी को डी. बस ले करके मैंने तो सीधा LH लिखा पूरा और उधर RH लिखा, उससे लैम्डा निकल आया. ओके, तो इसका मतलब है इंटीजर में नो डाउट, क्योंकि अब रैंडम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
ठीक है, चलो वन और मोर, किसी को पता ही नहीं कि इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है ना, गुड। 6 to 12, 7 to 12, सॉरी, वन और मोर, नो, फाइव अकेला ढंग का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। कंटिन्यूटी पर तो कोई डाउट था ही नहीं, कंटिन्यूटी तो ऑलवेज कंटिन्यूस। डिफरेंशियबिलिटी में तुमको सिर्फ और सिर्फ जीरो का डाउट है। तो तुम लोग तो जानते हो कि सर आप एकदम फंडामेंटल से करते हो क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो एक्स टेंडिंग जीरो। तो दिस माइनस वैल्यू एट जीरो अल्फा ई की पावर 25। कुछ लोग जानते हैं कि नहीं अल्फा ई की पावर 25 नहीं, अल्फा स्क्वायर, कि सर ई की पावर आ रहा है तो पक्का आपके दिमाग में ई की पावर एक्स माइनस वन। तो मैंने तो क्या किया, ये एफ एक्स के फॉर्मूले को खोल दिया, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर खोल दिया, अल्फा स्क्वायर ई की पावर का स्क्वायर, है ना। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट माइनस वन मैंने अल्फा स्क्वायर ई की पावर 25 बाहर निकाल दिया। तो ई की पावर नाउ रिमेन्स मॉड एक्स स्क्वायर 10 मॉड एक्स, सही। और भी टर्म है, चिंता मत करो, तुम लोगों को तो पता है कि मैं किस तरह से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करता हूं, है ना। जो अटकते जाते हैं बस उनको कॉन्सेंट्रेट करता हूं। अपॉन एक्स, यार अपॉन एक्स का तो तुमको आइडिया, सर ये पावर जीरो है, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी मॉड एक्स ही पढ़ लेता हूं, हटाओ। अभी पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, आगे का भी होल स्क्वायर खोल रहा हूं। 2 अल्फा मॉड एक्स ई की पावर, कुछ लोग समझ रहे हैं, प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स ई की पावर, दिस इज द लिमिट। अब मुझे लगता है एक्स टेंडिंग जीरो, जिसको लिमिट लेनी आती है वो जानता है कि सर ये 10, ये प्लस माइनस वन, ये अल्फा स्क्वायर। तो तुम्हारा जो LHD आ रहा है -10 अल्फा स्क्वायर ई की पावर 25 -2 अल्फा ई की पावर 25, वो तो जीरो है, ये LHD है। और जो लोग RHD, कि सर RHD इसी का प्लस है, 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। देखो जो लोग रेगुलर नहीं है ना, उन लोगों को नंबर एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। कि सर हम लोग रेगुलरली होमवर्क करते नहीं है, रेगुलरली क्लास करते नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप कर जाएंगे, है ना। करोगे टॉप, लिस्ट पीछे से स्टार्ट होगी जब, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये रहा। तो वी आर गेटिंग 2 अल्फा, ओके। फंक्शन को डेरिवेबल करना था ना, आई वांटेड फंक्शन टू बी डेरिवेबल एवरीवेयर। तो मेरे ख्याल से मेरा तो 2 अल्फा निकल आए। हाँ भाई बोलो। सेवन टू 12, एनी डाउट? तुमने देखा होगा कि सर जेई एडवांस पे भी जितने क्वेश्चन आए थे डिफरेंशियबिलिटी के इस तरह के, आप हमेशा बेसिक से ही शुरू करते हो, नहीं? और वास्तव में क्वेश्चन बन भी जाते हैं, मजे की बात यह है ना, ज्यादा हाई फाई सोचता नहीं हो तब भी सवाल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सीलेंट प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी तुमसे बनना चाहिए था। लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
मानते हो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओरिजिन कांस्टेंट, इसका मतलब है स्फेयर कि सर एक स्फेयर हो गया, पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट, तो क्योंकि मैं 3D में मूव कर रहा हूं तो स्फेयर हो गया कि सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 5, ये स्फेयर है। लेकिन आप साइमल्टेनियसली कह रहे हो लाइंग ऑन प्लेन, तो स्फेयर का पॉइंट एज वेल एज प्लेन का पॉइंट। अब सोचो कि एक प्लेन और एक स्फेयर में कॉमन पॉइंट, तो एक बॉल को लेकर के देखना कि सर एक बॉल है और उस बॉल को, है ना, एक बॉल को लेकर के प्लेन से कट करना, तो देखना विजुलाइज करना क्या दिखेगा कि सर ये तो एक सर्किल आ रहा है, प्लेन ने से एक सर्किल पर कट किया। कुछ लोग समझ गए, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका मतलब जो m है, m लोकस ऑफ p इज कैपिटल M, दैट इज गोइंग टू बी दिस सर्किल। प्लेन जहां पर कट करेगा स्फेयर को वो एक सर्किल आ रहा है ना। और कुछ तो इस प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड, तो कुछ लोग इस सर्किल तक आराम से पहुंच जाएंगे कि सर इसका सेंटर निकाल के देता हूं ना आपको, ये जो सेंटर है स्फेयर का, इससे परपेंडिकुलर डालिए तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वही सेंटर है। अब तुमको मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाऊंगा तो हूं नहीं, है ना, मैंने तो फॉर्मूला सिखा रखा है, पॉइंट प्लेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो तुम तो जानते हो मैं एक्सपेक्ट करके पढ़ाता हूं कि यार मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को समझ में आता है, तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि तुमने इस पॉइंट को निकाल लिया, सेंटर आ गया। मानते हो ये √3 था, √5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तुम कैपेबल हो ही कि सर पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से, तो वो तुम निकाल ही लोगे कि सर ये तो 3/√3, √3 आ गया, तो इससे तुम्हारा रेडियस निकल आया कि सर ये रेडियस तो √2 है। अब वो तुमको बुद्धू बना के कह रहा है कि ये जो प्लेन ने कट किया है उसकी लेंथ निकालो, तो सरकमफेरेंस पूछ रहा है तुमसे, तो तुम 2πr तो बता ही दोगे कि सर व्हाट इज 2πr। इसके बाद फिर वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन और क्रिएट कर रहा है कि ये जो लोकस है जिससे कि तुमने अभी सर्किल कहा, वो किस प्लेन को कट कर रहा है, y=0 प्लेन, है ना। तो मेरे ख्याल से तुम इस सर्किल की इक्वेशन तक तो पहुंच गए कि सर मेरे पास सेंटर है ना। आई थिंक शायद 1 बनाता है, शायद जो लोग निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो लोग बता देंगे कि हाँ सर यही आता है, ठीक। तो अब ये सर्किल पर पॉइंट निकालो, है ना। मेरे ख्याल से सर्किल खुद एक प्लेन है ना, सर्किल इटसेल्फ इज ए प्लेन, उसका दूसरे प्लेन के साथ इंटरसेक्शन, तो वो 2 पॉइंट उसने कमेंट किया है। सर्किल क्या है, वो सरकमफेरेंस की बात हो रही है, पूरा सर्किल का मतलब थोड़ी सा सॉलिड फिगर, पूरा प्लेन नहीं है वो, केवल इसका ये सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस एक प्लेन को कट करेगा तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, वो 2 पॉइंट है कैपिटल ए कैपिटल बी। तो सर्किल की इक्वेशन अब तुमको सॉल्व करनी पड़ेगी भाई, कि ये सर्किल के बारे में मैं आपको इतना बताता हूं कि जो सर्किल पर पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट √2 है, सिग्मा इज 2। एक तो ये रिलेशन तुम जानते हो, और दूसरा कहना सर वही XYZ इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये 2 कंडीशन को आई सेटिस्फाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब तुम 2 इक्वेशन 2 अननोन कर लोगे कि सर इसमें जाइए y को 0 पुट कर दीजिए, यहां भी जाइए y को 0 पुट कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि अब तुम अपनी मदद कर ले जाओगे कि सर इससे x और z निकल आता है। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को। सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस, x प्लस z इज 3 मेरे ख्याल से आइडिया क्लिक कर गया ना कि सर नाउ आई विल सॉल्व फॉर x, आई विल सॉल्व फॉर z। तो इससे 2 आंसर आते हैं, उन 2 आंसर में से एक आंसर जो उसने कहा है कंडीशन को फॉलो करते हुए वो A आ जाएगा, और एक बार जब कैपिटल A आ गया कि सर मुझे कैपिटल A मिल गया, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि यहां टेंजेंट बनाऊंगा।
कैपिटल ए पर टेंजेंट बनाऊंगा। तो यार तुमको बुद्धू बना रहा है और तुम बन रहे हो, है ना, तो मत बनो बुद्धू। सर्किल की टेंजेंट है तो जो सर्किल का सेंटर है उसको ए से ज्वाइन किया, बिकॉज आई नो ए, आई नो सेंटर 1 1 1। कुछ लोग समझ रहे हैं बात को? आई नो 1 1 1। नाउ आई गेस कि एक तो इस लाइन का तुमसे डायरेक्शन रेशियो पूछा है, पैरेलल वेक्टर, तो मानते हो सर ये जो पैरेलल वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक, एक वेक्टर ये, और मानते हो ये जो सर्किल है ये तो इस प्लेन में लाई कर रहा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड 3, तो मानते हो उसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। तो क्या तुमको दो वेक्टर मिल गए टू विच योर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, वन इज दिस वेक्टर एंड वन इज नॉर्मल वेक्टर। बस इससे तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो लाइन का निकल आएगा, है ना। तो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट प्रॉब्लम। वन और मोर इसके आगे बताने लायक मेरे हिसाब से तो नहीं है। इंटीजर्स अगेन, लास्ट सेक्शन 13 to 18 क्विकली एंड करो भाई। ये फिर आसान सेक्शन आ गया कि सर इंटीजर्स आसान थे, नहीं? डन। नहीं, वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही था, इजी था। 13th क्वेश्चन ओरल बताओ ना। हाँ, बहुत लल्लू क्वेश्चन था मालूम है ये। ए इंटू ए माइनस ए इंटू ए अपॉन ए इंटू ए है ना, एक तरफ ले जा, तो ये बन रहा है ए एन अप ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन माइनस ए एन अपॉन ए एन माइनस 1, ये बन रहा है। तो ये कैंसिलेशन से सीरीज हो जाएगी। अब समझ गए ना कि सर ये तो आपने ए आर देख लो यार, ए आर प्लस 1 है ना, हाँ, ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर माइनस ए आर अपॉन ए आर प्लस ए आर माइनस 1, बस सीधा आर को सिग्मा करना, कटते चले जाएंगे टर्म, और उधर जो टर्म बनेगी आर में वो तो कुछ ज्यादा ही लल्लू है कि सर ऐसे क्वेश्चन हमने सीक्वेंस में बहुत किए थे। 14th क्वेश्चन वेरी पुअर प्रॉब्लम, एक्सट्रीमली पुअर। आईआईटी के क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करके बस थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके दे दिया, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में आया था। ए एक्स प्लस बी मान लो, एक तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी लगा दो, उससे जहां तक b 0 आ जाता है, और फिर a निकालने के लिए तुम लोग को डिफरेंशिएशन करना आता ही होगा, x की पावर जो भी लिखा है उसको डिफरेंशिएट करना, 1 पुट करना, कुछ वैल्यू आएगी, फिर f जिसको तुमने ax प्लस b बोला था, b 0 आ चुका है तो माइनस a आ गया, दोनों को इक्वेट कर देना, आंसर हो जाएगा 17। नहीं 17 हाई फाई क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं, ज्यादा टफ सवाल नहीं बताए जाएंगे, ठीक। 18 बहुत लल्लू क्वेश्चन था, है ना। देखो लल्लू क्वेश्चन बता देता हूं और देखो टफ नहीं बताता ना, तुम लोग भी जाके बताया करो अपने फ्रेंड्स को, है ना। यार हमारे सर ऐसे हैं कि लल्लू क्वेश्चन तो बताते हैं, टफ नहीं बताते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। a1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना, ये ट्राइंगल का बेस, फेस फेस फेस, अरे बेस और फेस एक ही बात है ना, प्लेन। तुमको वॉल्यूम का फील तो आ गया, 1/3 बेस एरिया हाइट। तुमको लगता नहीं सर इसको देख करके एएमजीएम क्यों फील हो रहा है? सिग्मा ए ग्रेटर इक्वल टू 4 टाइम्स पावर 1/4। आई थिंक सेम तुमको क्लिक किया क्या कि सर एच पर भी एएमजीएम 4 टाइम्स पावर 1/4, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो आपने बुद्धू बना दिया हम लोग को? प्रोडक्ट है ना, और कई लोग पहचान गए कि अरे सर ये तो वास्तव में बुद्धू बन गए, ये तो 3 टाइम्स वॉल्यूम होता है, और वो भी A1H1 A2 H2, मानते हो अपने 3v की पावर 4 बन गया अंदर, और 3v की पावर 4 तो ये तो 3v ही आ गया, 16 इंटू 3v। प्रॉब्लम ओवर था ना, लल्लू क्वेश्चन बाय एएमजीएम डायरेक्टली डन। कई लोग समझ गए।
चलो भाई, लोनी ओपन करो चलो। जितने भी क्वेश्चन ले पाऊंगा आज बस उतने ही एलिप्स है ना, उसके बाद आई विल नॉट टेक एनी मोर प्रॉब्लम्स। तो बेस्ट प्रॉब्लम्स करने हैं ना। ओके, ओपन एक्सरसाइज 33, डू क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 क्विकली एंड 18। और भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छे सवाल ढूंढ देता हूं। ट्वेंटी थ्री, करो 2-3 मिनट्स ट्राई करो।
जैसे हो जाए नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। वेरी गुड। तो 15th आई थिंक सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद एलिप्स मतलब सेम सेंटर, कॉमन टेंजेंट, सर्किल ऑफ रेडियस आर। एलिप्स तो तुमने डेफिनेटली अपना फेवरेट मान लिया होगा। सर्किल कॉन्सेंट्रिक रेडियस आर, इंटरेस्टेड इन कॉमन टेंजेंट। तो अब इतना एक्सपीरियंस तो तुमको आ चुका है कि सर एलिप्स को टेंजेंट मान के, सबको पता है ना, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इन कोनिक सेक्शन, नॉट ओनली कोनिक सेक्शन, सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन। ठीक है ना, ये 4 चैप्टर्स को मिला के मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो दैट इज ओवर कॉमन टेंजेंट। तो आई गेस एक को टेंजेंट मान लेते हैं, अगले को बना देते हैं। तो एलिप्स की टेंजेंट मानना तो बहुत इजी होता है ना, कि सर एम एक्स आइदर प्लस और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ आई वॉन्ट लाइन टू बी टेंजेंट टू सर्किल ऑल्सो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दिया है, ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। मानते हो इससे m निकल आया। लोग समझ गए ना कि हाँ सर हो गया, सर सवाल खत्म। तो योर कॉमन टेंजेंट इज ऑब्टेन्ड। ठीक, अब इसी के आगे वो कुछ और भी पूछ रहा है क्या? फाइंड इट्स लेंथ। कॉमन टेंजेंट की लेंथ का मतलब समझ रहे हो? बिटवीन कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो संभव है कि किसी को क्लिक करे कि सर ऑब्टेन दिस पॉइंट, ऑब्टेन दिस पॉइंट, देन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसे x1 y1 माना, इसे 2 माना, सही है। तो x1 y1 तो तुम जानते हो कि सर ये टेंजेंट आ चुकी है। किसी एक को मानो यार कि सर y माइनस एम एक्स इज अंडर रूट। मैनिपुलेशन पार्ट तुम्हारा है, m को पुट करके सिंप्लीफिकेशन यू विल डू। x(x1) a स्क्वायर y(y1) b स्क्वायर इज 1, है ना। ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला प्रॉब्लम है। तो आई थिंक x1 y1 आ गया। मानते हो इससे x1 y1 ऑब्टेन हो गया। अब जो लोग थोड़े से आलसी हैं वो लोग कहेंगे सर x2 y2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। कैसे? दे विल से सर रूट s1 लगा दीजिए। करो। मानते हो कि सर इफ आई नो p देन योर आंसर इज रूट s1। तो देखो थोड़ी कैलकुलेशन तो है भाई। वो सर्किल आज भी तुमको याद होगा ना कि सर पॉइंट का लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सर्किल आंसर रूट s1। आज भी कई लोगों को ये बात याद होगी नहीं कि सर जो आप मेहनत करके x1 y1 लेके आए हो ना, उससे आपका आंसर हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और ये x1 y1 पुट कर दीजिए। मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, बाद में ये m को पुट कर देना। अरे यार ये तो पूरी कैलकुलेशन तो मैंने ही कर दी यार। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं। चलो अब मैं स्टॉप कर जाता हूँ ना, वरना तुम कहोगे कि सर
आपकी वजह से हम रह गए, तब आप ही कर देते थे यार, नहीं गलत हो जाएगा। एम को पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। कई लोग समझ गए ना। ये रिवीजन ही तो कर रहे हैं, हम पढ़ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिवीजन, ठीक है ना। रिवीजन नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत भयानक होगा कि सर उसमें तो सिर्फ प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और वो भी तुम देखते हो ना, टेस्ट पेपर कैसे डिस्कस करता हूं मैं, शीट कैसे डिस्कस करता हूं, वही तुमको देखने को मिलेगा, नथिंग एल्स। 16, 18 क्विकली। दिवाली तक तुम्हारे सारे चैप्टर सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो आई विल फिनिश बिफोर दिवाली। सिक्सटीन हो जाए तो बता देना। डन, वेरी गुड, मूव टू 18। सिक्सटीन मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है कि सर ये दोनों एलिप्स को जरा ड्रॉ कीजिए। तो x बाई ए फर्स्ट एलिप्स माइनस ए बाई
रूट सी, नहीं गलत लिख रहा हूं ना, ए स्क्वायर बाई सी, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x बाई ए इंटू ए बाई सी। अब सही है, ये होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बैलेंस करना पड़ेगा, रुको ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड भी कर लेता हूं। देखना कुछ लोग को मेरी बात समझ में आई क्या? जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा ना कि हाँ आप सही कर रहे हो। मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया? एक सेकंड ठहरो, थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी हो गई यार। अब ठीक है ना, 1/a कॉमन आएगा, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी का होल स्क्वायर, 1/a स्क्वायर आउट, तो ए स्क्वायर अपॉन सी का होल स्क्वायर। एक बार कोई मुझे कंफर्म करो कि ये मैंने सही इक्वेशन लिखी है या नहीं, है ना? लग तो सही रही है। इसी तरह से जो अगली इक्वेशन है x बाई बी, बी बाई सी, है ना? करेक्ट है ना? बस सही है। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बैलेंस हुआ, तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन भी तुम्हारा x प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, अगर मैं सही कर रहा हूं तो ये भी मैंने सही कर दिया होगा। दिस इज योर नेक्स्ट एलिप्स। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, अगर मैं ए को बिगर मानता हूं तो ये है मेजर, सेमी मेजर, ए इंटू ए बाई सी, बी इंटू ए बाई सी। तो यार बी तो छोटा है ना, यहां पर बी इंटू ए बाई सी, बी ए इंटू बी बाई सी, बी इंटू बी बाई सी, ये स्मॉल है ये बिग है। गलत तो नहीं बोल दिया? तो वन एलिप्स इज लाइक दिस कि सर सेंटर ए स्क्वायर बाई सी कॉमा 0 एंड मेजर माइनर इज क्लियर, ए स्क्वायर अपॉन सी, मतलब ये 0,0 और ये 2a स्क्वायर अपॉन सी, कुछ ऐसा एलिप्स। और अगला एलिप्स है, ये मेजर है ना, तो अगला एलिप्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, योर नेक्स्ट एलिप्स। लेकिन हाइट दोनों की सेम जा रही है क्या? बी स्क्वायर अपॉन सी, ये बी स्क्वायर अपॉन सी था ना, है ना? ए बी बाय सी 0, ए स्क्वायर अपॉन सी कॉमा ए बी बाई सी, तो वो भी ए बी बाई सी है
लेकिन बस समझना कि सर इसका ये वर्टिकल एलिप्स है लाइक दिस। अरे होने दो वर्टिकल, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह का एलिप्स है, इसके फोकस यहां होंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फोकस में। ओके, आई थिंक तुम्हारी मेजर एक्सिस की लेंथ है ए बी अपॉन सी माइनस सेमी सेमी की, तो ए बी बाई सी, और ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये है माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। सही है ना, और ये ओरिजिन है, ये तो मैंने बता ही दिया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी कॉमा 0 कॉमा 0, ये माइनस 2b स्क्वायर हो गया कॉमा 0। बस ये बन रहा है तुम्हारा एलिप्स। तो कॉमन टेंजेंट मानते हो, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई कि सर दोनों के वाई मैचिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉमन टेंजेंट। तो टू हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसकी इक्वेशन तुम बता सकते हो, y इक्वल टू माइनस ए बी बाई सी, y इक्वल टू प्लस ए बी बाई सी, एंड दिस ऑल्सो इज वन कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो उसने कौन सा एंगल 90 बोलने को प्रूव करने को कहा था, सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन, प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट ऑफ एलिप्स एट ओरिजिन। ओरिजिन ये है ना, तो ऑब्वियसली ये इस टेंजेंट की बात नहीं कर रहा है, इतना तो तुमको अंडरस्टूड लेना पड़ेगा, वो इस टेंजेंट की बात कर रहा है या इस टेंजेंट की बात कर रहा है। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो मैं दिखा दूंगा आपको आराम से 90 कि ये कांटेक्ट पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, कांटेक्ट पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, और m1 m2 90 दिखाना है। तो डोंट यू थिंक ये स्लोप कितना आया, ए बी बाई सी अपॉन ये ए स्क्वायर अपॉन सी लिखा हुआ है ना, तो यार m1 ए बी बाई सी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी, बी बाई ए, एंड व्हाट इज m2, ये रहा ए बी बाई सी अपॉन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। कुछ लोग समझ रहे हैं, दैट इज माइनस ए बाई बी। तो बिल्कुल परफेक्ट है, m1 m2 -1 आ रहा है। क्वेश्चन इज करेक्ट, 90 आ जाएगा वन और मोर में, बढ़िया फॉर्म में क्वेश्चन। 5 सेकेंड्स। एटीन एक्सट्रीमली इजी, जिसका हो जाएगा उसको करना है 23 4 6। ट्वेंटी थ्री बहुत छोटा क्वेश्चन था, नहीं 18 अब तक हो जाना चाहिए था। टेंजेंट एट P मीट एक्सिस, ellipse tangent at any point P which is theta, है ना, a cos b sin,
मीट एक्सिस कैपिटल टी स्मॉल टी। सी वाई, सी को उसने सेंटर बोला है, सी इज सेंटर, सी वाई इज परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम सेंटर, इसको वाई बोला है। किसी को याद आया कि सर ऐसा क्वेश्चन हमने एओडी में किया था, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, कैपिटल टी टी पी वाई, कि कैपिटल टी टी तो चलो बहुत आसानी से हो जाएगा कि इसको आपने थीटा माना तो आपकी टेंजेंट आ गई एक्स बाई ए कॉस थीटा, वाई बाई बी साइन थीटा इज 1, तो ये पॉइंट आ गया ए सेक बी कॉसेक, सॉरी 0, पी कॉसेक। तो कैपिटल टी टी तो बहुत इजी है ना। इसका सेकंड पार्ट पहले निपट गया कि सर वो ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर लिख दिया मैंने। कुछ लोग समझ गए? ग्रेटर इक्वल टू 2ab बाई amgm, तो योर फर्स्ट पार्ट इज डन। तुम तो पॉइंट भी बता देना कि किस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे जिससे कि आपको कैपिटल टी टी मिन मिल जाए। अब जो सेकंड पार्ट है कैपिटल टी टी इंटू पी वाई, कुछ लोगों को याद आया कि सर ये क्वेश्चन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में हम कर चुके हैं कि पी वाई के लिए डोंट टेक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पी देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट। इसकी बजाय कुछ लोगों को याद आएगा कि सर पी पर नॉर्मल बनाइए, है ना, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालिए। तो ये रेक्टेंगल है तो पी वाई जो है वो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन के बराबर होगा। नॉर्मल की इक्वेशन तो तुम लोग को याद ही है ना, तुम लोगों ने लेक्चर तो देखा ही है, ए एक्स सेक माइनस बी वाई कॉसेक इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये तो प्रॉब्लम खत्म कि सर कैपिटल टी टी तो आपने ऑलरेडी लिख रखा था, इसी के आगे कर लेते हैं इनटू कैपिटल टी टी इंटू बराबर, सर इसकी वापसी करिए, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर इंटू पी वाई, ओरिजिन से डिस्टेंस, देखो ये तो हो गया आंसर। तो जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, कि सर हम शुरू से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, दे विल से कि सर आईआईटी एडवांस में 2 से ज्यादा प्रॉब्लम थे ओवर दिस आइडिया। कैंसिल, योर आंसर कम्स आउट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन। ट्वेंटी थ्री 4 6, फिर एक्सरसाइज चेंज करेंगे इसकी, है ना। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, थोड़े फास्ट करो। थ्री 4 एंड 6, हो जाए तो ये लिख देना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल करके डन लिख देना।
23 डन, वेरी गुड। लोग जानते हैं कि सर ये आपने आधा काम तो कर ही रखा है। ये रही नॉर्मल, इसको आइडेंटिकल कर दो, Lx प्लस My इक्वल टू n। डूइंग आइडेंटिकल, ऑब्टेन सेक थीटा, ऑब्टेन कॉसेक थीटा, कि सर इससे साइन थीटा निकल आया, इससे कॉस थीटा निकल आया। अरे जब सेक निकलेगा, कॉसेक निकलेगा, तो मतलब साइन निकलेगा, कॉस निकलेगा। अब तो तुम लोग जानते हो मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 में पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर ऑफ 23। नेक्स्ट 24। ऑब्वियसली ये सब एलिप्स की बात कर रहा है। हाँ यार, ये इसने स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए क्वेश्चन किया है, इसने एलिप्स की इक्वेशन नहीं दी ना। ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड एलिप्स लेके कर रहा है ये, ठीक है ना। इनफैक्ट तुमने नोटिस किया था क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया था, उसमें भी हमने स्टैंडर्ड एलिप्स को लेके प्रॉब्लम किया था। यार ये थोड़ी सी लोनी की वीकनेस है ना, इक्वेशन बताई नहीं और क्वेश्चन पूछ दिया, जबकि इक्वेशन एज्यूम मतलब गिवन था, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। 24th मानते हो दीप्तम कि 24 10th क्लास का क्वेश्चन है। टू इक्वेशन टू अननोन, x by a is one unknown and y by b is another unknown। तो तुमने t के टर्म्स में आंसर निकाला होगा। तो जैसा करते थे कि सर 10th क्लास में y को कैंसिल करा करके x निकालते हैं, तो जो x by a आता है वो कितना आता है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, x by a, जिसको कि तुम h by a कहोगे क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट लोकस, है ना। इसी तरह से जो y है मतलब y by b, इन अदर टर्म्स k by b, तो वो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता है क्या, कि सर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला क्लिक किया कि सर ये तो बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, tan इनवर्स t को अगर मैं थीटा पढ़ूं, हाँ बोलो जल्दी, tan इनवर्स t को थीटा अगर पढ़ा जाए तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, समझ गए, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो cos 2 थीटा है। और इसी तरह से 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो sin 2 थीटा है। तो डोंट यू थिंक कि h अपॉन a इज cos 2 थीटा, k अपॉन b इज sin 2 थीटा। मैंने जो h अपॉन a बताया था वो सही बताया था या नहीं, ये बताओ।
एच अपॉन ए बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वॉज करेक्ट और नॉट? क्योंकि मैंने देखो गैस से बोला आंसर। कि ऐसे ही कुछ आया होगा, ए कॉस बी साइन, ऐसा ही कुछ आया होगा। सही था ना? ठीक। तो समझ गए ना कि एच अपॉन ए का स्क्वायर प्लस के बाई बी का स्क्वायर इज 1 आंसर। चलो जल्दी से 26 करो, फिर थोड़ा ढंग का क्वेश्चन देता हूं। 24 का नेक्स्ट इज 26। जिसका 26 हो गया है, ही विल फर्स्ट डू दिस प्रॉब्लम। पहले ये प्रॉब्लम को करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है ना? गुड। 26 क्वेश्चन काफी इजी था नहीं? ऑर्डिनेट एनपी, तो थोड़ा सा उसके मीनिंग को एक्चुअली अंडरस्टूड लेना पड़ रहा है। ऑर्डिनेट एनी पॉइंट पी, तो डबल ऑर्डिनेट नहीं, सिर्फ ऑर्डिनेट। ये एनपी, ये एन फुट को मीनिंग ले रहा है। दिस इज एनपी। मीट ऑक्सिलरी इन क्यू, एक्सटेंड किया, ऑक्सिलरी को मीट किया एट क्यू। तुम तो जानते हो इसको, मैं थीटा पॉइंट पढ़ने वाला हूं। लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स इज अ सर्कल। नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट क्यू। क्यू पर नॉर्मल तो हर कोई जानता है सर, ओरिजिन से पास करेगा, एच के। तो आई थिंक अगर ये ए कॉस ए साइन है, तो ये ए कॉस बी साइन है, तो ये ए कॉस ए साइन है थीटा। तो मेरे ख्याल से एच के अपॉन एच इज टेन थीटा। एक रिलेशन तो यहां से आ गया, और एक रिलेशन नॉर्मल की इक्वेशन एच के से पासिंग।
तो मेरे ख्याल से नॉर्मल की इक्वेशन तो सबको याद है ना, ए एक्स सेक बी वाई कॉसेक इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से हम लोग कहेंगे सर एच के पुट कर दीजिए सेक, और थीटा को यहां से पुट करवा देंगे कि सर वो 10th क्लास की मैथ्स यूज कीजिए, तो वहां पर tan थीटा अगर k बाई एच है तो जो cos थीटा होगा वो h अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया, माइनस बी के अपॉन साइन, साइन आ गया k अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ओवर। कि सर ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला नहीं। ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना रिड्यूस्ड आंसर आया। बिल्कुल सही कहा था, आंसर इज कमिंग टू बी अ सर्कल। ये देखो ये आंसर था ना, लल्लू क्वेश्चन। फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सरसाइज 35-18। आजकल अपना टेस्ट पेपर डिस्कशन बहुत डिले हो जाता है नहीं, तो इस वजह से काम करेंगे मंडे डे 1 आई विल डिस्कस पेपर 1, है ना। तो जो संडे का टेस्ट है उसका पेपर 1 मंडे को डिस्कस होगा विथ प्रोबेबिलिटी ओनली, क्योंकि तुम लोग टेस्ट में बिजी हो ना तो इसलिए होमवर्क नहीं करोगी मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई एम ओनली गिविंग यू 5 क्वेश्चन। हैप्पी। और वैसे तो प्रोबेबिलिटी करने से तो फायदा ही है सर, ये टेस्ट के लिए प्रोबेबिलिटी रिवाइज कैसे करें, होमवर्क कर लो रिवाइज हो जाएगा। किसने कहा मेंस लेवल है, ठीक है ना। जो टेस्ट है ना, टेस्ट कल एडवांस्ड है, कल नहीं संडे। वो आई थिंक जो शेड्यूल लगा था वो मैंने चेंज कराया था कि इस संडे को इनका एडवांस कर लो। अरे चेंज हुआ है भाई, एडवांस्ड है, चिंता मत करो। वैसे भी अब तुम लोग का तो आफ्टर सम डेज ओनली मेंस के ही टेस्ट होने हैं, तो अभी दे दो एक दो टेस्ट एडवांस के दे दो, कि एक ये ले लेंगे और एक और लेंगे, बस खत्म। उसके बाद बिफोर एडवांस मेंस 1 केवल मेंस के टेस्ट होंगे, ठीक है। तो
हो गया। प्रॉब्लम 18, जल्दी बताओ भाई। एक्सरसाइज 35 क्वेश्चन नंबर 18 इज डन और नॉट। चेक करो क्लास ऑन है कि नहीं है, कमेंट डालो इसमें। ओके, नॉट डन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन का मतलब तो क्लियर हो गया ना। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, आई थिंक कुछ ऐसा मीनिंग हुआ कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। टू ऑफ अपोजिट वर्टिसेस लाइज ऑन x इक्वल टू एच, एक्स इक्वल टू माइनस एच। एक काम करता हूं, मैं h की जगह लैम्डा लिख लेता हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि सर h तो आप लोकस में यूज करोगे, तो आई एम कॉलिंग लैम्डा। ओके, माइनस लैम्डा कॉमा x इक्वल टू माइनस लैम्डा, x इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कॉमा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन y कोऑर्डिनेट, मुझको x पता है। प्रूव दैट लोकस ऑफ अदर टू, तो ये जो रिमेनिंग वर्टिसेस है इनका लोकस पूछ रहा है, तो किसी भी एक, है ना, किसी भी एक वर्टेक्स का लोकस निकाल देते हैं। लेट से दिस, तो एच के, आई थिंक इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, तो मैंने क्या किया, आई कॉल्ड वन पॉइंट इज थीटा वन, वन पॉइंट इज थीटा टू। ठीक, तुम तो समझते हो, तुमको मेरे ख्याल से पैरेलल टेंजेंट्स का भी आइडिया है कि सर ये थीटा वन है, तो ये जो कांटेक्ट है ये थीटा वन प्लस पाई होगा, ऐसा तुमने कहीं सुना होगा नहीं? बस, तो ठीक है। H इक्वल टू के इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला था यार वो इंटरसेक्शन का, ए कॉस अपॉन कॉस सम बाई टू डिफरेंस बाई टू। के इज बी साइन सम बाय टू ओवर डिफरेंस बाय टू, कहीं सुना होगा इस रिजल्ट को, ठीक है। एंड थीटा वन थीटा टू को एलिमिनेट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ अनदर, कि सर ये लैम्डा का यूज करते हैं। मानते हो लैम्डा मतलब इंटरसेक्शन ऑफ थीटा टू इंटरसेक्शन ऑफ थीटा वन प्लस पाई, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ए कॉस, कितना होगा ये, थीटा वन प्लस टू प्लस पाई बाई टू अपॉन डिफरेंस थीटा वन माइनस थीटा टू पाई प्लस बाई टू। कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लगाना ही तो आना है, और क्या। आई गेस इट इज माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, ए साइन वन प्लस टू बाई टू ओवर साइन वन माइनस टू बाई टू। विद द हेल्प ऑफ थ्री एलिमिनेट थीटा वन थीटा टू, तो फर्स्ट और सेकंड की मदद से दिख रहा होगा कि लेट्स डू h बाई ए के बाई बी स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो व्हाट डू आई गेट, वन बाई कॉस स्क्वायर ओनली। अब तुमको बहुत क्लियर समझ आ रहा होगा
कि सर डिफरेंस ऑफ एंगल आ गया, तो कुछ मैनिपुलेशन बिठाइए जिससे सम ऑफ एंगल कैंसिल हो जाए, ओनली डिफरेंस ऑफ एंगल, है ना। तो जो इसका दिमाग थोड़ा सा चलता है वो कहेगा सर इसकी मदद लीजिए और इसकी मदद लीजिए, क्योंकि दोनों में साइन है, डिवाइड कर दीजिए, आपका सम कैंसिल हो गया। तो आई थिंक बी बाई लैम्डा, इफ आई डिवाइड, बी नहीं के, सॉरी, के बाई लैम्डा इज बी अपॉन ए, साइन साइन कैंसिल, दिस अपॉन दिस बोला है ना, टेन आ गया। तो मैंने सेकंड और थर्ड को डिवाइड किया था, 2 डिवाइड बाई 3 किया था। बस अब मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर टेन की वैल्यू आ गई और ये लिखा है सेक स्क्वायर, बस सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखिए और प्रॉब्लम एंड कीजिए। ए के अपॉन बी लैम्डा इज द फाइनल आंसर। इजी। अब एक काम करना, एक प्रॉब्लम रह गया तो उसको तुम घर से करके लाना, दैट इज एक्सरसाइज 34। कौन सा लिखा था? एक। इस क्वेश्चन को घर से करके आना है ना, अच्छा प्रॉब्लम है। 34 का 13। तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टाइम में तुम्हारा एलिप्स के गुड प्रॉब्लम से कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना। फिर इसके बाद हम लोग शीट डिस्कस करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पे चला जाएगा। नहीं, फिर उसके बाद जब रिवीजन टाइम होगा तब अपन बुक्स करेंगे और क्या। चलो भाई, बाय, जय हिंद।